हेलो स्टूडेंट्स। अभी पिछले लेक्चर में एसिड हाइड्रोलिसिस बताया मैंने आपको। इनर्ट पाई लिगेंड क्या है वो सब कुछ बताया, उनका हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है, एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है, ये सब कुछ बताया। ये सारी जो बातें हुई अभी या जो लेक्चर्स हुए वो किसके बारे में था? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में था। एक लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा हुआ है वो है बेस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जो एक टॉपिक रह गया है वो आपका बेस हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है वो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगी। आज बेस हाइड्रोलिसिस को हम ख़त्म कर दे रहे हैं। ये जो नोट्स है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस तक का यहाँ मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो ये सब आपको अवेलेबल है। अब आप चाहे तो लेक्चर सुनते हुए नोट्स देखते हुए भी उसको लिख सकते हैं, खुद भी नोट्स इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस हाइड्रोलिसिस हम इसको ख़त्म कर देते हैं आज। तो क्या है बेस हाइड्रोलिसिस? ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस क्या था? वाटर H2O जो कि एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है, उसका जब एडिशन हो रहा था कॉम्प्लेक्स में तो उसको हम क्या कह रहे थे? वो आपका एसिड हाइड्रोलिसिस था। ठीक है, सेकंड जो आपका है बेस हाइड्रोलिसिस, इसमें आपका OH माइनस, ठीक है, OH माइनस के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अगर OH माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहा है लिगेंड को तो उसको हम क्या कह रहे हैं? बेस हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि कोई भी जब भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सेकंड जो हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं वो उसके मैकेनिज़्म का है। तो उसी तरीके से हमने ये जान लिया कि बेस हाइड्रोलिसिस क्या है। तो अब जाते हैं कि बेस हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज़्म क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज़्म को समझाने के लिए SN2 मैकेनिज़्म पहले बताया गया है कि अगर SN2 मैकेनिज़्म के थ्रू हमारा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स का बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज़्म क्या होता है? आपका एसोसिएटिव मैकेनिज़्म होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप में आपका जो लीगेंड है अटैक करने वाला वो आके कॉम्प्लेक्स से अटैच हो जाता है और 7 मेंबर्ड इंटरमीडिएट आपके इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है, 7 मेंबर्ड जो कि होता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो लिविंग ग्रुप होता है वो आपका लीव कर जाता है और जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रहता है वो आपका फिर से ऑक्टाहाइड्रल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ हम देख रहे हैं। पहला स्टेप स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप पे आपका OH माइनस, ये आपका कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि X जो लीगेंड है ये आपका लीव करने वाला है। X कुछ भी हो सकता है, वहाँ इस चीज़ को डिग्निफाई नहीं किया गया है अभी, तो X कुछ भी हो सकता है आपका Cl माइनस Br माइनस, ठीक है, जो कि लीव कर रहा है आपका। तो फर्स्ट स्टेप में OH माइनस जो कि हमारा बेस है वो हमारे रिएक्शन कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, जो कि ये स्लो स्टेप है। देखिए OH आके इसमें जुड़ गया। ठीक है, 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है जिसमें कि हमारा X माइनस लीव कर गया और OH X के जगह पे लग गया और ये हमारा हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस हो गया किसके मीडियम में? बेसिक। तो ये हमारा SN2 मैकेनिज़्म है जो कि इस तरीके से बताता है। तो SN2 मैकेनिज़्म का रिएक्शन रेट कैसे निकालते हैं? रिएक्शन रेट निकालने के लिए हमको स्लो स्टेप देखना पड़ता है क्योंकि स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो इसमें स्लो स्टेप जो है आपका पहला वाला है, उसमें रिएक्शन रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? CONH3 का होल 5 जो X जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है इसका कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन विच इज रिएक्टिंग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक आयन OH माइनस। ठीक है, तो ये जो हमने SN2 मैकेनिज़्म देखा ये बहुत कुछ पॉइंट्स को प्रूफ नहीं कर पाया, कुछ पॉइंट्स को प्रूफ करने के में फेल हो गया। तो इससे हम लोगों ने ये समझा कि ये मैकेनिज़्म इसमें नहीं हो रहा होगा। देखिए कोई भी रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, उसका मैकेनिज़्म डिज़ाइन करते हैं कि इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जब हम जो मैकेनिज़्म डिज़ाइन करते हैं ऐसा नहीं कि हमने डिज़ाइन कर दिया तो वो आपको बता दिया कि भाई यही इसका मैकेनिज़्म है, उसका एविडेंस भी होना चाहिए, उसका प्रूफ भी होना चाहिए।
ठीक है। अगर उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हमारे मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, देन वी एस्टैब्लिश दैट दिस इज द प्रेजेंट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हमने इसको SN2 मैकेनिज्म के थ्रू देखा तो ये स्टेप्स थे, ये रेट ऑफ रिएक्शन था, लेकिन ये SN2 रिएक्शन कुछ पॉइंट्स को प्रूफ नहीं कर पाया। क्या है वो पॉइंट्स? देखिए, पहली बात तो हम आपको पहले ही बता रहे थे कि जब भी हम लोग कोई रिएक्शन सॉल्वेंट में करते हैं तो लीगेंड का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है और हमारे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये माने कि जो OH है उसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तब हमारा रिएक्शन रेट OH के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, कोई बड़ा सा समंदर है, उसमें से हम अगर 1 गिलास पानी निकाल लें तो समंदर के कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ही चीज़ है कि OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि अगर उसमें से छोटा सा मॉलिक्यूल, छोटा सा मिलीमोल अगर रिएक्शन कर ले रहा है तो टोटल कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो बिल्कुल वही बात है, अगर हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा रिएक्शन रेट OH माइनस के कंसंट्रेशन से क्या हो जा रहा है? इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। वो केवल और केवल फिर आपका कॉम्प्लेक्स आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ हमारा जो है ये SN2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स पे अटैक कर रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो OH माइनस की तरह ही NCS माइनस, ठीक है, थायोसाइनेट आयन है, नाइट्रेट आयन है और अजाइड आयन है, N3 माइनस, ये सब को भी तो इतना ही रेट जितना आपका OH माइनस के प्रेजेंट में जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो रेट कांस्टेंट है, उसी रेट कांस्टेंट में या उतना ही स्पीड में आपका दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि NCS है, NO2 माइनस है, इनसे भी तो बराबर होना चाहिए रिएक्शन को। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो NCS माइनस, NO2 माइनस, N3 माइनस से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है, उसका रेट इतना अच्छा नहीं है जितना हमारा OH माइनस है। तो SN2 के जो 2 तथ्य थे ये दोनों इस पॉइंट से प्रूफ नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसका मैकेनिज्म कुछ और हो सकता है, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं उस मैकेनिज्म पे जिससे कि ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। वो आपका क्या है? कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, ठीक है। इसको ये भी कहा जाता है SN1CB मैकेनिज्म, SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, क्योंकि अब ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस जो मैकेनिज्म है ये जनरली आपका SN1 का जो मोड होता है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो SN1CB किसके लिए स्टैंड करता है? SN1CB स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन। विच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विच इज यूनिमोलिकुलर एंड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाया जा रहा है, इसको समझने का कोशिश करिए, ठीक है। हम लोग एसिड बेस रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है, कि कोई एसिड लिया और कोई बेस लिया, उसका रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं AH एक एसिड है, OH माइनस हमारा बेस है, ठीक है। ये रिएक्शन इक्विलिब्रिएट कर रहा है तो क्या बन रहा है? A माइनस प्लस H2O, ठीक है। OH माइनस इसका H एब्स्ट्रैक्ट करके H2O बना ले रहा है और A अपना हाइड्रोजन देकर, क्योंकि वो एसिड है, A माइनस बना दे रहा है। यहाँ पे AH देखिए रिएक्टेंट में एसिड है तो वो प्रोडक्ट में क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग जो भी एसिड बेस के रिएक्शंस पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में या फिर ऑर्गेनिक में, किसी में भी पढ़ते हैं, तो जो हमारा रिएक्टेंट में एसिड होता है वो हमारा प्रोडक्ट में क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। जो रिएक्टेंट में बेस है वो प्रोडक्ट में क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो बिल्कुल यही थियोरी यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए लगाई गई है, ठीक है। जिस तरीके से ये AH प्लस OH माइनस का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कोबाल्ट 3 का अमीन कॉम्प्लेक्स लिया गया है। अभी हमने ऊपर SN2 के लिए भी यही एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो अब ये देखिए कोबाल्ट का अमीन कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि NH3 5 मॉलिक्यूल्स हैं और एक क्या है आपका Cl है। Cl आपका क्या है? लिविंग ग्रुप है और बाकी जो आपके इनर्ट लिगेंड्स हैं वो क्या है? NH3 के 5 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये OH माइनस से जब रिएक्ट कर रहा है तो अगर हम एसिड बेस मैकेनिज्म इसमें फॉलो कर रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म अगर फॉलो कर रहे हैं, तो OH माइनस क्या कर रहा है? अमोनिया भी हमारा क्या है? H का डोनर है इसमें, ठीक है, क्योंकि OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है तो NH3
अब यहाँ पे 5 लिगेंड है NH3 के, उसमें से किसी एक लिगेंड NH3 के किसी एक लिगेंड से जनरली जो कि ट्रांस है वो हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है, NH2 बन जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, OH माइनस ने NH3 का एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आपका बचे हुए NH3 के 4 लिगेंड और ये NH2 जिसमें से कि वो प्रोटॉन निकाल लिया और बचा हुआ Cl। ठीक है, और OH माइनस जो है H से प्रोटॉन निकाल के उसमें क्या बन जा रहा है, H2O। तो क्योंकि अब यहाँ OH माइनस क्या था, बेस था, कोबाल्ट का ये अमीन जो कॉम्प्लेक्स था वो कैसा काम किया, वो एसिड की तरह काम किया। तो OH माइनस एसिड का एक प्रोटॉन ले लिया, तो ये जो एसिड था रिएक्टेंट में ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो जो हमारा अमीन कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर रहा था रिएक्टेंट में, वो प्रोडक्ट में क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपका था इक्विलिब्रियम रेट दिखा रहा है, रेट कांस्टेंट K है आपका, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। अब जो हमारा ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कॉन्जुगेट बेस जो अमीन कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है, वो Cl माइनस को बाहर निकाल देगा। ठीक है, वो डिसोशिएट कर जाएगा, Cl माइनस को क्या कर रहा है, वो बाहर निकाल रहा है। और सेकेंड स्टेप में आपका H2O मॉलिक्यूल उस पर फिर से अटैक करेगा और आपका ये हाइड्रोलिसिस कंपाउंड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है इसमें? इसमें क्या हो रहा है, पहले हमारा OH माइनस जो है अमीन कॉम्प्लेक्स में से, या कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है देने के लिए, एसिडिक प्रॉपर्टी है उसके पास, ठीक है, वैसे कॉम्प्लेक्स से OH माइनस आपका H निकाल लिया। जब वो H निकाल ले रहा है तो क्या बन जा रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन जा रहा है। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हो रहा है। दूसरा आपका जो कॉन्जुगेट बेस बना वो आपका जो लीविंग ग्रुप उसमें से है, जो निकलने वाला लिगेंड है, उसको क्या कर दिया, निकाल दिया बाहर, डिसोसिएट हो गया वो आपका फर्स्ट स्टेप। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो आपका OH माइनस उस पर अटैक करने वाला है, जो उस पर बेसिक हाइड्रोलिसिस होने वाला है, वो आपका अटैक होता है और आपका फिर से 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका प्रोडक्ट फाइनली बन जाता है। ठीक है, तो ये सब स्टेप वाइज में इसमें बताया गया है, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ये देखिए लास्ट क्या है, द 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट, जो कि आपका ये है CONH3 का 5NH2 क्विकली रिएक्ट विथ H2O टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमारा एक्वेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, एविडेंसेस, जैसा कि हमने SN1CB मैकेनिज्म के थ्रू ऐसा हमने बताया कि भाई पहले कॉन्जुगेट बेस बन जाता होगा, कॉन्जुगेट बेस जो हमारा है वो डिसोशिएट करता होगा और फिर लास्ट स्टेप में हमारा जो है H2O मॉलिक्यूल उस पर अटैक करके अपना बना रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया। अब एविडेंसेस देखते हैं कि मतलब मैंने बताया ना कि जब हम कोई मैकेनिज्म को प्लान करते हैं तो उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स देखते हैं कि वो आपके मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एविडेंसेस देखते हैं। अच्छा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, फिर से ऊपर जाते हैं, ज़रा ऊपर के रिएक्शंस देखते हैं। ये देखिए सेकेंड वाला पॉइंट जो है उसको देखिए, ये हमारा स्लो है। ठीक है, ये स्टेप हमारा क्या है, स्लो स्टेप है। SN1 जिसमें कि हमारा Cl माइनस निकल रहा है, ये हमारा स्लो स्टेप है। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, R इज इक्वल टू K इंटू CONH3 4NH2Cl, जो आपका कॉन्जुगेट बेस अमीन कॉम्प्लेक्स का है, उसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमीन कॉम्प्लेक्स। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ अमीन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मैंने ऊपर भी बताया था कि जो रेट कांस्टेंट K है, फिर से देखा जाए, ये जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन मैंने आपको दिखाया था, दिस वन। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन देखा था उसमें K कांस्टेंट का क्या कैसे डिफाइन करेंगे, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ये कंजुगेट बेस ऑफ अमीन कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमीन कॉम्प्लेक्स इनटू OH माइनस। ठीक है, ये आपका रेट कांस्टेंट K की वैल्यू होगा, वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। K इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस कॉम्प्लेक्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू OH माइनस। अब इसके थ्रू हम कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अमीन कॉम्प्लेक्स निकाल सकते हैं। ये रहा
कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अमीन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पेंटामीन क्लोरो कोबाल्ट 3 इंटू OH माइनस। ठीक है, अब ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस की जो वैल्यू इतनी आ रही है उसको हम ऊपर वाले फॉर्मूला में जो 1 वाला पॉइंट इसमें दिखा रहे हैं उसमें पुट कर देते हैं, तो आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आता है फाइनली K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पेंटामीन क्लोरो कॉम्प्लेक्स इंटू OH माइनस। ठीक है, तो इसको देख के आप बोलोगे कि अरे ये तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का लग रहा है, क्योंकि इस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स और OH माइनस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो कहीं ये हमारा रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का तो नहीं है, SN2 तो नहीं है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ देखिए एक्सप्लेन हुए हैं। यहाँ देखिए, सिंस डिसोसिएशन ऑफ CB इज द स्लो स्टेप, इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जो CB कॉम्प्लेक्स आपका है उसमें से जो आपका डिसोसिएशन हो रहा है, Cl माइनस निकल रहा है, वो आपका क्या है, स्लो स्टेप है। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो इसको भी हम जो यहाँ पे मेरा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो हमारा आ रहा है इसको भी हम लोग बता सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जब हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग इसको जनरली क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट। इस पे हमारा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए R इज इक्वल टू K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमीन कॉम्प्लेक्स इंटू कॉन्स्टेंट। OH माइनस को हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं क्योंकि हमारा उसका क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। तो फाइनली हमारा रेट क्या हो जा रहा है, केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ अमीन कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट के अमीन कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी आपका SN1 प्रूव कर रहा है। ठीक है, ये आपका SN1 जो हम बताया मैंने कि डिसोसिएशन मैकेनिज्म है, कॉन्जुगेट बेस्ड डिसोसिएशन मैकेनिज्म है, ये आपका सेकंड पॉइंट प्रूव कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड विदाउट एसिडिक प्रोटॉन। मैंने बताया कि इसमें कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, क्या प्रूफ है, तो देखिए ऐसे कॉम्प्लेक्स जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पेंटासाइनो ब्रोमो कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब कि इसमें साइनाइड है, 5 लिगेंड साइनाइड के हैं और एक ब्रोमाइड का है। तो इसमें क्योंकि CN और Br कोई भी इसमें से हाइड्रोजन डोनर नहीं है, किसी में से भी H नहीं निकल सकता क्योंकि H प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें H नहीं प्रेजेंट है तो OH माइनस हमारा H निकालेगा कहाँ से, नहीं निकाल पाएगा ना। OH माइनस जो बेस है वो क्या करता है, वो एक्टिव हाइड्रोजन को निकालता है। जब वो एक्टिव हाइड्रोजन को निकालता है तभी हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है। जब हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट होगा तो OH माइनस हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, नहीं निकालेगा। इसलिए ऐसे एग्जाम्पल जिसमें कि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है उसका जो रेट है रिएक्शन का वो बहुत 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 स्लो होता है। ठीक है, तो ये भी प्रूफ कर रहा है, ये पॉइंट भी प्रूफ कर रहा है कि हमारा कॉन्जुगेट बेस कॉम्प्लेक्स बनता है रिएक्शन में। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं बनता तो किसी और तरीके से रिएक्शन होता तो ये भी हमारा रिएक्शन रेट फास्ट जाता ना, लेकिन ये फास्ट नहीं होता, ये बहुत धीमा होता है जिसमें कि हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो एसिडिक प्रोटॉन इज मस्ट। हमारा कॉन्जुगेट बेस जो हम ये जो थियोरी एक्सप्लेन किए हैं इसके लिए एसिडिक प्रोटॉन होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रेट इस तरीके से हो पाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये देखिए पेंटामीन क्लोरो कॉम्प्लेक्स है फिर से कोबाल्ट का, बाय न्यूक्लियोफाइल्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज OH माइनस। मैंने आपको बताया था ना अभी पिछले वाला जो पॉइंट जिसमें हम लोग SN2 मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, इसी का एज्यूम कर रहे थे कि शायद SN2 मैकेनिज्म से हो रहा होगा। उसमें मैंने कहा था ना कि OH माइनस के ही बराबर का जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि NO2 माइनस है, N3 माइनस है, NCS माइनस है, इसको भी तो रिएक्शन उसी स्पीड में देना चाहिए जैसे कि हमारा OH माइनस के प्रेजेंट में दे रहा है। तो SN2 तो नहीं प्रूफ कर पाया था, लेकिन कॉन्जुगेट बेस प्रूफ कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, देखिए OH माइनस के बराबर के हैं ये न्यूक्लियोफाइल, कौन, NCS माइनस, NO2 माइनस, N3 माइनस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो बिल्कुल कोई दो राय वाली इसमें बात नहीं है, बिल्कुल कि बिल्कुल OH माइनस के बराबर है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, लेकिन बेसिसिटी तो कम है। OH माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और NCS माइनस, NO2 माइनस, N3 माइनस न्यूक्लियोफाइल तो अच्छे हैं पर बेस अच्छे नहीं हैं। ठीक है, देखिए बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर होता है। ठीक है, बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर होता है। सारे के सारे बेस तो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके बेस हों।
यही एक छोटा सा डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल और बेस में, कि बेस के अंदर न्यूक्लियोफाइल की क्वालिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल हो वो सब के सब क्या हो, बेसिक हो। ठीक है, I- आपका बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आयोडाइड आयन, लेकिन वो बेसिक नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से OH- जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। और H निकालने के लिए हाइड्रोजन जो हमारा निकल रहा है कॉम्प्लेक्स में से, तभी तो कंजुगेट बेस बन रहा है। तो हाइड्रोजन निकालने के लिए हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि NCS-, NO2- और N3- नहीं है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए जो हमें बेस की ज़रूरत है वो बेस नहीं है। इसी वजह से NCS-, NO2- और Na3- जो आपके हैं, ये रिएक्शन रेट उतना अच्छा नहीं देते हैं जितना कि OH- देता है। तो ये आपका जो है SN1CB मैकेनिज्म से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो NCS-, NO2- और N3- जो अगर हम कोबाल्ट का जो ये पेंटाअमीन कॉम्प्लेक्स है, इसके रिएक्शन अगर हम OH- से ना करके बाकी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से करें तो वो सिंपली SN1 या SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। ठीक है, वो SN1CB मैकेनिज्म से नहीं जाएगा। SN1CB मैकेनिज्म जाने के लिए OH- का होना ज़रूरी है। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, 5th पॉइंट देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स लिया गया है जिसपे कि माइनस चार्ज है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि पेंटासाइनो और एक अमीन है। ठीक है, अमीन है, NH3 प्रेजेंट है, इसका मतलब कि इसके पास एसिडिक प्रोटॉन है, ऐसा प्रोटॉन है जो कि वो OH- क्या करे, निकाल सके। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ देखिए कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा 3- नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, Cn का -5 है और ये बाहर क्या है, -3। Fe इसमें जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि हमारा जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो आपका क्या हो जाता है, इसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बाहर लगा हुआ रहता है तो हमारा रेट ऑफ जो हाइड्रोलिसिस होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑन OH- आयन कंसंट्रेशन विच मे बी एट्रीब्यूटेड टू हाईली अनफेवरेबल फॉर्मेशन ऑफ CB। और ये रिएक्शन हमारा OH- के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और इस वजह से CB का जो फॉर्मेशन होता है वो जल्दी नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है। एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन इतना जब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट हो तो उसका जो हाइड्रोलिसिस है वो करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, CB मैकेनिज्म के थ्रू। एसिड हाइड्रोलिसिस जो हम लोगों ने पढ़ा और ये जो बेस हाइड्रोलिसिस पढ़ा, इन दोनों में जो बेस हाइड्रोलिसिस का रेट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लीजिए जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है। पहला है कि चार्ज इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट बेस NH2- चार्ज, और वो NH2- चार्ज जो है आपका, वो जो सेंटर मेटल आयन है उसके साथ पाई बॉन्ड बना के उसको क्या करता है, स्टेबलाइज कर लेता है। स्टेबलाइज करता है तो आसानी से आपका जो वो जो बॉन्ड डिसोशिएट करता है वो आसानी से कर सकता है। तो इस वजह से आपका चार्ज इफेक्ट जो आपका है ये बेस हाइड्रोलिसिस को बढ़ाता है। दूसरा है नेचर ऑफ लीगेंड। वही बात फिर से हो गया कि जो हमारा लीगेंड है वो आपका इस तरीके का है कि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे दिख रहा है अमीन है आपका, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो अपने लोन पेयर से भी कोबाल्ट के बॉन्ड को देखिए स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो जितना ज़्यादा सेंट्रल मेटल आयन स्टेबलाइज हो रहा है, जितना ज़्यादा उसका जो पॉजिटिव सेंटर है उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा, उतना ही जल्दी वो आपका बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ेगा, जो निकलने वाला बॉन्ड है उसको निकालेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी पॉजिटिविटी अगर बढ़ती है तो बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी घट जाती है। सेंट्रल मेटल आयन की जो पॉजिटिविटी है अगर वो घट रही है, कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो जो बॉन्ड टूटने वाला है वो उसकी जो ML बॉन्ड की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, या वही चीज़ यहाँ बताया गया है कैसे आपका NH3, देखिए आपका ये Cl है, ये NH3 है, NH3 से H निकाल के वो NH2 में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट स्टेप में H2O उससे अटैक कर जा रहा है, OH माइनस उससे लग जा रहा है। नेक्स्ट आपका हम इंटरमीडिएट पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें दोनों ही इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट भी बनता है और ट्रायगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट भी बनता है। स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट कब बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट तब बनेगा जब हमारा इनर्ट, जो उसमें कहा था बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी है, इनर्ट जो लिगेंड प्रेजेंट है वो पाई डोनर अगर नहीं है तो आपका क्या बनेगा? sp इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा। और ये क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, दिख भी रहा है यहाँ पे आपको। यहाँ से देखिए x लिगेंड निकला आपका, ये sp इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। और दूसरी केस में आपका क्या हो रहा है, इस पहला वाला मैंने ट्रांस का दिखाया है, दूसरा वाला जो आपका है वो सिस का दिखा रहा है, ठीक है। पहला वाला ट्रांस, अगर मॉलिक्यूल हमारा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ट्रांस है तब कैसे sp इंटरमीडिएट बन रहा है और स्टेबलाइज कर रहा है बॉन्ड, और दूसरा जब हमारा सिस है तब कैसे बन रहा है। इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे हम क्योंकि इसको मैं बता चुकी हूँ आपको। दूसरा है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट। ऐसी ज्योमेट्री कब बनेगी? मैंने बताया था जब भी इनर्ट पेयर जो होते हैं, इनर्ट लिगेंड जो होते हैं वो आपका अगर पाई डोनर है तो उस केस में आपका TBP ज्योमेट्री बनेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाई डोनर लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NH2 माइनस, ये सब जितने लिगेंड्स दिख रहे हैं ये सब आपके क्या है? पाई डोनर लिगेंड है, ठीक है। तो अगर पाई डोनर लिगेंड है तो इसमें आपका क्या करेगा वो? TBP ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री इंटरमीडिएट बनेगा, ना कि आपका स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जैसे कि कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पिरिडीन है देखिए और क्लोरीन है, दूसरा CN5 है, साइनाइड है और क्लोरीन है। इन सब के पास देखिए एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ना ही पिरिडीन में है ना ही आपका साइनाइड में है, तो ये आपका OH माइनस के थ्रू नहीं जाएगा, ये सिंपली आपका SN2 या फिर SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और इसका रिएक्शन रेट काफ़ी स्लो रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ऑल द कॉम्प्लेक्सेस हैव पाई डोनर लिगेंड्स बट, अच्छा ये दूसरा एग्जाम्पल जिसमें कि आपका CO है, कोबाल्ट है और इसमें इथिलीन डाईअमीन के 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं और क्लोरीन का लगा हुआ है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जिसमें कि EN ट्वाइस है और CN है, एक और में देखिए NO2। अच्छा ये आपका रिलेटिव रिएक्शन का रेट बता रहा है कि अगर इथिलीन डाईअमीन है और क्लोरीन है तो वो उसका रिएक्शन रेट फास्ट है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। दूसरा अगर उस पर देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जा रहा है, CN है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? NO2। तो रिएक्शन रेट क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। क्यों घट जा रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या पाई एक्सेप्टर वाले ग्रुप अगर लग जाएंगे तो आपके जो बॉन्ड का टूटने वाला टेंडेंसी है, SN1 ही तो जा रहा है रिएक्शन लगभग, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर का इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो आपका ML बॉन्ड जो डिसोशिएट करेगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी? घट जाएगी। तो इसीलिए जो रेट है वो घट रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जा रहे हैं आपके रेट क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। इसमें एक चीज़ जो मेंशन नहीं है नोट्स में वो मैं बता दे रही हूँ कि TBP ज्योमेट्री से अगर हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस में TBP ज्योमेट्री का इंटरमीडिएट बन रहा है तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस और ट्रांस का मिक्सचर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगा तो अगर हमारा रिएक्टेंट ट्रांस है तो ट्रांस मिलेगा प्रोडक्ट, अगर हमारा रिएक्टेंट सिस है तो सिस मिलेगा। लेकिन अगर TBP ज्योमेट्री बन रहा है तो क्या होगा? अगर हमारा रिएक्टेंट सिस है तो भी सिस ट्रांस मिक्सचर मिलेगा, अगर ट्रांस है तो भी सिस ट्रांस मिक्सचर मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया है कि TBP में ऐसा कुछ ट्रायंगल जो बना रहता है उसमें लिगेंड के अटैक करने की जो संभावना होती है वो 2-3 तरीके से हो जाती है, जिससे क्योंकि ज्योमेट्री क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये बेस हाइड्रोलिसिस खत्म हो गया है चैप्टर आज का। मैं अब तक हमने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ा, बेसिक हाइड्रोलिसिस पढ़ा। तो ये पार्ट हमारा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का खत्म हो गया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे कैसा हो रहा है सब्स्टिट्यूशन वो पढ़ेंगे, ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे। ये 2 मेजर पॉइंट्स हमें पढ़ना है। थर्ड पॉइंट और है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन इनर और आउटर आयन स्फीयर मैकेनिज्म से पढ़ाना है। तो 3 पॉइंट मेजर इसमें बचे हुए हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे अभी। ओके, थैंक यू।
कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर पूछिएगा। ओके।